हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। सो दोस्तों, मैं ले आई हूँ आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की बाकी की बची हुई जो यूनिट्स थी उनकी वीडियो। सो इसके अंदर मैं आपको यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 समझाने वाली हूँ, पूरी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ अच्छे से ईजी लैंग्वेज में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सकें और वीडियो को स्किप मत करना। एंड अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले जब मेरी वीडियो आए। सो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर 3 की तरफ, मतलब राइटिंग बिजनेस रिपोर्ट की तरफ। सो नाउ हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें वार्म अप दे रखा है जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि इसके अंदर हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। एंड देन इसके अंदर हमें बताया गया है टाइप ऑफ रिपोर्ट्स के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉन्ग फॉर्मल रिपोर्ट्स, राइटिंग रिपोर्ट्स ऑन फील्ड विजिट टू ए एंड बिजनेस कंसर्न इंडस्ट्री। एंड हमें इसको समराइज एनुअल रिपोर्ट्स को समझना है, ड्राफ्टिंग मिनट्स को। सो ये सारी चीज़ें हमें जाननी है इस यूनिट के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने वार्म अप से, जान लेते हैं इसके अंदर हमें पढ़ना है। तो अगर हम एक बिजनेस रिपोर्ट की बात करें तो वो जो हमारी नॉर्मल रिपोर्ट होती है जो कि स्कूल और कॉलेज में लिखवाई जाती है उसकी तरह ही सिमिलर होती है, बस उसके अंदर इतना फ़र्क होता है कि जो चीज़ें हमारी स्कूल और कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, मतलब एनुअल फंक्शन हो हमारा या फिर कुछ भी रिपोर्ट जो कॉलेज और स्कूल से रिलेटेड हो इंफॉर्मेशन, तो उसके ऊपर लिखी जाती थी रिपोर्ट। और जो हमारी दूसरी बिजनेस रिपोर्ट है वो बस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है। तो बस यही फ़र्क है बिजनेस रिपोर्ट और जो नॉर्मल रिपोर्ट होती है कि उसके अंदर बिजनेस की बातें करी जाती है, मतलब बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और रिपोर्ट जो नॉर्मल स्कूल कॉलेज में होती है वो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती है। सो सबसे पहले इसके अंदर हम जाने तो इसके अंदर हमें एक चीज़ याद करने की है, रैप। इसका मतलब होता है रिसर्च, एनालाइजिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिसर्च करो फिर पहले, उसके बाद एनालाइज करो उसे, उसके बाद उसको प्रेजेंट करो, प्रेजेंटेशन दो उसकी। ठीक है, तो ये सारी जो इतनी भी ये जो 3 स्टेजेस बताई हैं मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग की, तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स को। तो टोटल हमारे 2 टाइप है इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल रिपोर्ट्स के बारे में जाने तो हम फॉर्मल रिपोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और उसकी प्रॉब्लम्स को रिलेटेड, और उसके अंदर जितनी भी एनालाइज करके रिसर्च करी गई है उन सारी चीज़ों का कंक्लूजन होता है एक। ठीक है, और इसके अंदर ऑफर सजेशंस होती है, रिकमेंडेशंस होती है टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है हमारी एक फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर। और इसके अंदर लॉट ऑफ डाटा रिगार्डिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके अंदर, और एनालाइज करा जाता है, उसके बाद प्रेजेंट करा जाता है कंपनी का जो हेड है उसे दिखाई जाती है फिर ये रिपोर्ट। ठीक है, और इंडस्ट्री के जो हेड है उनको दिखाई जाती है, और गवर्नमेंट के अंदर जो बनाई जाती है वो भी फॉर्मल रिपोर्ट में आती है, तो उसके अंदर भी उन्हें हेड को दिखाई जाती है बनाने के बाद। तो ये सारी जितनी भी हमारी फॉर्मल रिपोर्ट है ये हेल्प करती है मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द रिपोर्ट, मतलब कि जो हमारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं तो उनका एक सोल्यूशन उसके अंदर जो बताया गया है, सजेस्ट करा गया है, रिकमेंड करा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे ना, तो वही चीज़ है इसके अंदर। और अगर हम बात करें अपनी फॉर्मल रिपोर्ट की कि वो कितनी लंबी होती है, तो वो मोर देन 10 पेजेस होते हैं, और देन शॉर्ट रिपोर्ट्स भी होती है। ठीक है, तो ये जो है ये फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, फॉर्मल टोन, और जनरली एनालिटिकल नेचर होता है इसके अंदर। और अगर हम बात करें हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट की कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करी जाती है, तो उन दोनों के अंदर ही इंफॉर्मेशन को सेम वे में ऑर्गेनाइज करा जाता है, मतलब दोनों के अंदर ही हेडिंग्स का यूज़ करा जाता है, सब हेडिंग्स का यूज़ करा जाता है क्लैरिटी के लिए, ताकि अच्छे से समझ आ सके, बेटर कॉम्प्रिहेंशन के लिए। ठीक है, अगर कोई भी रिपोर्ट इंफॉर्मेशन को रिसर्च करेगी, ठीक है, अदर पीपल के लिए, तो इट शुड बी क्लियरली एक्नॉलेज्ड, मतलब कि वो ऐसा होना चाहिए कि पूरा अच्छे तरीके से समझ आ सके दूसरों को। और ये जो मतलब कहलाती है हमारी जो ये पूरा बना के जो रिसर्च करके निकालते हैं एनालाइज करके, तो वो डॉक्यूमेंटेशंस कहलाते हैं। और अगर हम बात करें एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की, तो वो हेल्प करती है एक क्रेडिबिलिटी को ऐड करने में टू दी रिपोर्ट। सो नाउ अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें रिपोर्ट की, तो इसके अंदर सबसे पहला फंक्शन होता है कि ये इंफॉर्मेशनल फंक्शन होता है इसके अंदर इंक्लूडेड, और इसके अंदर जो सुपरवाइजिंग और रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो प्रोसेस करती हैं इसके अंदर, और एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज़ होती हैं इसके अंदर, और एडरिंग
लीगल प्रोसीजर, रेगुलेटरी रूल्स, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। और क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स फॉर रेफरेंस इन द फ्यूचर। सो अगर हम इसके एनालिटिकल फंक्शंस की बात करें तो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं फर्निशिंग बैकग्राउंड डिटेल्स एंड प्रोवाइडिंग एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। एंड इसके अंदर जो सेकंड इंक्लूडेड है वो है यूजिंग सर्वे रिपोर्ट्स टू कन्विंस अदर बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेटिंग एंड एवेल्यूएटिंग नॉलेज। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं एक फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर। ना अगर हम बात करें इसके अंदर सम कॉमन काइंड्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट्स, तो इसके अंदर 3 टाइप दे रखे हैं। तो हमारा सबसे पहला टाइप है इसके अंदर फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये जो टाइप ऑफ रिपोर्ट है ये एनालाइज करने के लिए है एक पर्पस सोल्यूशन को, ठीक है। और ये ऑफर करती है पॉसिबल आउटकम्स को जो कि उस सोल्यूशन से आ सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये अकाउंट फैक्टर्स में यूज़ करी जाती है, जैसे कि इकोनॉमिक में, प्रोफेबिलिटी के अंदर, और लीगल इश्यूज़ और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, तो इन सारी चीज़ों के अंदर आती है ये, ठीक है, फैसिबिलिटी रिपोर्ट। नाउ हमारा नेक्स्ट है सेफ्टी रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है ये इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है अबाउट सेफ्टी कंडीशंस के लिए होती है और एवेल्यूएट करने के लिए होती है सेफ्टी कंडीशंस को जो कि अभी एग्जिस्ट करती हैं, जो कि पोटेंशियल हज़ार्ड्स होते हैं, रिस्क होते हैं वर्क प्लेस पे, ऑर्गेनाइजेशंस में एंड एक्टिविटी में। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड करी गई हैं। और इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड मतलब इसके अंदर सजेशंस प्रोवाइड करे जाते हैं टू प्रिवेंट दैम, जो हमारी सेफ्टी के लिए जो हमारी हज़ार्ड और रिस्क वाली चीज़ें हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए सजेशंस प्रोवाइड करे जाते हैं इस रिपोर्ट में। नाउ नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा कंप्लायंस रिपोर्ट। सो ये जो रिपोर्ट है ये इंफॉर्मेशन देती है कि जो कंपनी है वो स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस और जो लॉ हैं वहाँ के उन्हें फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये रिपोर्ट इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और ये इस चीज़ को हेल्प करती है कि जो अकाउंटेबिलिटी है जो कंपनी की, मतलब कि जो उसके अंदर रूल्स हैं चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो उन रूल्स को फॉलो करे, इस बात के ऊपर ध्यान देती है ये रिपोर्ट। और ये सजेशन भी देती है कि कहाँ पे मतलब जो कंपनीज इम्प्रूव करते हैं देयर कॉम्प्लियंस विद द रूल्स, तो उसके बारे में भी सजेशन देती है ये। और नाउ नेक्स्ट है हमारी एनुअल रिपोर्ट्स। तो ये जो काइंड ऑफ रिपोर्ट होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव नेचर की होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पूरी कंपनी की जितनी भी साल भर की जितनी भी एक्टिविटीज़, अचीवमेंट, स्ट्रैटेजीज़ रही हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर एक स्टेटस रहता है, एक फाइनल स्टेटस, ठीक है, पूरा रिकॉर्ड बना रहता है इसके अंदर। तो इस पूरी रिपोर्ट के अंदर जो मतलब कंपनी के अंदर पूरे साल भर में जो कुछ भी हुआ है वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई होती हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं ये कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ करी जाती है टू ऑल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, मतलब उन्हें बताया जाता है ना कि हमारी कंपनी ने इतनी अचीवमेंट्स अचीव करी हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। सो सारी चीज़ें जो पूरा एक रिकॉर्ड बनता है, एक एनुअल रिपोर्ट वो होती है इसके अंदर, ठीक है। अब नाउ अगर नेक्स्ट की बात करें तो इसके अंदर कुछ टिप्स दे रखे हैं राइटिंग अ फॉर्मल रिपोर्ट, ठीक है, तो समझ लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट दिया है कि थिंक बिफोर यू बिगिन राइटिंग, मतलब कि पहले लिखने से पहले पूरा सोच लो, प्लान कर लो, एक पूरी स्ट्रैटेजी बना लो कि आपको क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है, मतलब पूरा रिसर्च करने के बाद पूरे टॉपिक को एक्सप्लोर करना है मतलब इसके अंदर। और केयरफुली हमें इसके अंदर सारी चीज़ें जो स्टेटमेंट्स है सारी देनी है। और आपकी जो रिपोर्ट है वो सेक्शंस में और सब सेक्शन में डिवाइडेड होनी चाहिए ताकि अच्छे से क्लियरली हमें समझ आ सके। और जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है उसे एलिमेंट्स जैसे कि टाइटल पेज, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, एग्जीक्यूटिव समरी और टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, अपेंडिक्स, ये जो जितने भी एलिमेंट्स है इसके अंदर यूज़ करने चाहिए ताकि अच्छे से समझ आ सके, हाईलाइट हो सके सारा स्ट्रक्चर। और इसके अंदर हेडिंग्स और पेज नंबर्स का यूज़ करना चाहिए और इसके अंदर क्लियरली और ब्रीफली लिखना चाहिए ताकि इसके अंदर अच्छे से समझ आ सके। और इसके अंदर इनफॉर्मल लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, नहीं इसके अंदर पर्सनल ओपिनियन देने हैं क्योंकि ये हमारी बिजनेस रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है। और इसके अंदर आपको पास्ट टेंस का यूज़ करना है रिपोर्ट लिखते वक्त, क्योंकि जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो इवेंट के बाद लिखी जाती है। और इसके अंदर फॉर्मल टोन का यूज़ करना चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, मतलब रिपोर्ट के अंदर। और जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपके पास मतलब एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से उस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हो या निकालोगे, ठीक है।
और इसके अंदर हमेशा जो रिपोर्ट का एंड होगा वो कंक्लूजन के साथ, रिकमेंडेशन के साथ और सजेशन एक्स्ट्रा के साथ होगा हमारा एंड रिपोर्ट का। और एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट इसमें इंक्लूडेड होता है बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस सेक्शन, जिसके अंदर आपको APA यूज़ करना है, MLA और CMS, ये जो स्टाइल है सिटेशन का, ये यूज़ करने हैं। और हमेशा रिवाइज करना है पूरी रिपोर्ट को लिखने के बाद पूरा, ताकि इसमें अगर कोई ग्रामर मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो उनको हम सुधार सकें, ठीक है, ठीक कर सकें। सो फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें आगे इसके कंपोनेंट्स की, जो कि पार्ट ऑफ इनफॉर्मल और फॉर्मल रिपोर्ट के होते हैं, वो देखते हैं। सो आप इस जो डायग्राम है उसके थ्रू देख सकते हैं। इनफॉर्मल रिपोर्ट में हमेशा फ्रंट मैटर होता है, मतलब इंट्रोडक्शन, और जो बॉडी है उसके अंदर फाइंडिंग, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये सब होते हैं। और बैक मैटर में अपेंडिक्स, ग्लोसरी और रेफरेंस होता है। फॉर्मल रिपोर्ट में क्या होता है, फ्रंट मैटर में कवर होता है, टाइटल पेज होता है, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल होता है, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ फिगर्स, एग्जीक्यूटिव समरीज, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें होती है फ्रंट मैटर पे जो हमारी फॉर्मल रिपोर्ट होती है। और उसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर फाइंडिंग, कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस यूज़ करते हैं। और बैक मैटर में अपेंडिक्स, रेफरेंस एंड ग्लोसरी। सो ये पूरा हमारा रिपोर्ट का एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप एक तरीके से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लॉन्ग फॉर्मल रिपोर्ट्स। सो इसके अंदर हमें बताया गया है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है और फ्रंट मैटर ऑफ रिपोर्ट है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझाया गया है। तो अगर हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करें, तो जब हम एक रिपोर्ट लिखते हैं तो उसके अंदर जो हम लास्ट में रेफरेंस देते हैं, तो उसके अंदर इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी पर्सन उस रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहा है, तो उसे डेफिनेटली उसके अंदर स्कोप, पर्पस, सब्जेक्ट और डेडलाइन और कंप्लीटिंग, इन सब चीज़ों के साथ कंप्लीट करना चाहिए पूरी रिपोर्ट को। और जो रिपोर्ट बना रहा है, जो भी मतलब प्रिपेयर कर रहा है, तो उससे पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए, जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड और जो कुछ एविडेंस है उससे रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए पूरा, और उसको फिर प्रेजेंट करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, और उसके बाद उन्हें कंक्लूजन के अंदर पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए सारी चीज़ों को, सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ऑफर करना चाहिए। मतलब जो लास्ट में कंक्लूजन के अंदर क्या देखते हैं हम कि जो प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और अगर हम बात करें अपने फ्रंट मैटर ऑफ द रिपोर्ट की, तो ये जो फ्रंट मैटर होता है रिपोर्ट का, वो क्रिएट करना चाहिए आफ्टर बॉडी और बैक मैटर के। रिपोर्ट की जो बॉडी है और जो बैक मैटर है उसके बाद क्रिएट करना चाहिए। और इसमें यूजली जो फर्स्ट पार्ट होता है रिपोर्ट का, वो होता है, इसमें इंक्लूडेड होता है हमारा लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन एंड सिंबल्स इसके अंदर यूज़ करे जाते हैं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है और जो मतलब कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर फ्रंट मैटर के अंदर, वो होता है इसका टाइटल पेज और टेबल ऑफ कंटेंट। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है राइटिंग रिपोर्ट्स ऑन फील्ड्स विजिट टू एंड बिजनेस कंसर्न इंडस्ट्रीज। सो इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं किस तरीके से आपको पूरा लिखना है एक रिपोर्ट बिजनेस के अंदर। सो इसके अंदर सबसे पहले हमें ब्रीफली बता रखा है थोड़ा थोड़ा कि रिपोर्ट जिसके लिए लिखी जा रही है और डेट वगैरह इसके अंदर लिखनी है नॉर्मल, और उसके बाद इंट्रोडक्शन देना है, और उसके बाद हमें जो साइट विजिट आउटलाइन है वो लिखनी है, बॉडी पॉइंट्स, नोट्स, ये सब लिखने हैं, लास्ट में कंक्लूजन लिख लेना है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो समराइजिंग एनुअल रिपोर्ट्स है। तो एक जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसके अंदर पूरी अगर समरी की बात करें तो उसके अंदर कुछ की इंफॉर्मेशंस होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है एनुअल रिपोर्ट के अंदर। सो वो चीज़ इसके अंदर समराइज करी जाती हैं, ठीक है, जो कि एनुअल रिपोर्ट्स की तरफ हमें अटेंशन प्रोवाइड करने के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट उसके अंदर की इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करी जाती है इसके अंदर। और अगर हम इसके अंदर बात करें कि जो हमारी समराइज करने की दो सिंपल वेज बताए गए हैं इसके अंदर। इसके अंदर आप इन्फोग्राफिक रिपोर्ट बना सकते हैं एनुअल रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, और एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, और बहुत ये जो हमारी वेज हैं ये अच्छे से वर्क करते हैं टू शेयर डेंस डाटा एंड इंफॉर्मेशन ईजिली कॉम्प्रहेंसिवली होती है ये रीडर्स के लिए। और ये जो है ये समराइज करती हैं रिपोर्ट को इन इन्फोग्राफिक मैनर, ठीक है, वेयर जो टेक्स्ट होता है वो मिनिमल होता है और जो डाटा और डायग्राम्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, उनके थ्रू समझाया जाता है पूरी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, ताकि टेलर जो मतलब जो रिपोर्ट को पढ़ रहा है रीडर,
उसको मतलब अच्छे से पूरी चीज़ समझ आ सके और उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सके, जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो अच्छी तरीके से उसे दिख सके सारे चार्ट्स वगैरह के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, ताकि उसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि शॉर्ट वे में उसको सारा समझ आ सके, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है कि आप पूरा डिटेल में पढ़ो। तो इसलिए कंपनी के लिए ये कुछ तरीके होते हैं जो उनकी जो हमारी बिज़नेस के जो तरीके होते हैं उनको डेवलप करने के लिए। और ये जो एनुअल रिपोर्ट दिखाई जाती है वो शेयर होल्डर्स को और जो कस्टमर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उन सबको दिखाई जाती है, ताकि ये दिखा सके कि हमारी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो कितनी अच्छी है। ठीक है, सो इसलिए ये बनाई जाती है पूरी एनुअल रिपोर्ट बिजनेस में। ठीक है, और अगर हम सेकंड मेथड की बात करें तो वो रूटीन वे में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटिंग समरी टू देयर ऑडियंस। तो जो ज़्यादातर समरीज होती है वो 1 पेज की होती हैं सिर्फ, और इनके अंदर जो इन्फोग्राफिक समरी होती है वो फेयरली लॉन्ग 1 पेज होती है, मतलब कम से कम 1 पेज की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है हमारा ड्राफ्टिंग मिनट्स। तो मिनट्स इसके अंदर क्या बताती हैं? मिनट्स क्या होती हैं? वो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं और जो एक्शंस और डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड डिस्कशन के बाद, तो वो मिनट्स होती हैं। ठीक है, और ये जो होती हैं ये एक हिस्टोरिकल पर्पस के लिए बनाई जाती है, ताकि ये एज अ प्रूफ रहे कि ये चीज़ इस टाइम पे होती है, ये मतलब कि पूरा प्रूफ रहे एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए, और कोई भी अगर प्रोसेस चल रहा हो लीगली तो उसके अंदर प्रूफ करने के लिए ये ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की, और ये दिखाने के लिए भी कि हम ये जितनी भी सारी चीज़ें करी हमने बाय लॉ करी है और हमने सारी जो कंप्लेंट्स है उन्हें फॉलो करा है। एंड जो मिनट्स होती हैं उन्हें यूजली एक एविडेंस की तरह यूज़ करा जाता है, मतलब लिटिगेशन के अंदर, और ये जो होते हैं ये बहुत केयरफुली लिखनी होती हैं। ठीक है, मिनट्स को, ताकि क्योंकि एक एक चीज़ प्रूफ की तरह रखी जाती है, तो बिज़नेस में तो इम्पॉर्टेंट, मतलब सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से होनी चाहिए, इसलिए इसके वो केयरफुली करना होता है। और जो मिनट्स होती हैं वो यूजली मीटिंग्स के दौरान लिखी जाती हैं, मतलब जो रिटर्न लिखी जाती हैं मीटिंग जब ओवर हो जाती हैं उसके बाद। और जब हमारी जो मिनट्स है उन्हें ड्राफ्ट करा जाता है तो उसके अंदर 3 चीज़ें देखी जाती हैं: बिफोर मीटिंग, ठीक है, और ड्यूरिंग मीटिंग और आफ्टर मीटिंग। तो ये मतलब कि वो टाइम होता है जिस टाइम पे जो मिनट्स हैं उन्हें ड्राफ्ट करा जाता है, तो उस टाइम पे देखना होता है कि किस तरीके से हम ड्राफ्ट कर सकते हैं, किस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, और क्या क्या चीज़ उसके अंदर इंक्लूड करनी चाहिए, क्या नहीं, सारी चीज़ उसके अंदर बताई जाती हैं। कि उसके अंदर सेपरेट शीट्स यूज़ करी जाती हैं नोट्स बनाने के लिए, और बुलेट्स पॉइंट का यूज़ करा जाता है, और इसके अंदर मतलब जो नोट करा जाता है कि कौन डिसीजन ले रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ करी जाती हैं। और जो बिफोर मीटिंग होती है उसके अंदर चेक करा जाता है फॉर्मेट को, कि जो एक्सपेक्टेड फॉर्मेट है कि ड्राफ्ट मीटिंग के टाइम पे, मतलब कि जब मीटिंग होने वाली होती है उससे पहले ही शुरू कर दिया जाता है मिनट को, ताकि अच्छे से सारी चीज़ें हम लिख पाएँ, समझ पाएँ पूरा फॉर्मेट। और अगर आफ्टर मीटिंग की इसके अंदर देखें तो इसके अंदर मतलब मीटिंग होने के बाद हमें ऑलवेज रिवाइज करना चाहिए मिनट्स को बिफोर सबमिटिंग दैम। सो नाउ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। सो अगर हम याद करें कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, तो इसके अंदर हमने समझा है कि जो बिज़नेस रिपोर्ट होती है वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है बिज़नेस के अंदर, और इसके अंदर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं, और किस तरीके से हम बिजनेस रिपोर्ट लिख सकते हैं, और किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को इन बिजनेस रिपोर्ट, और समराइज एनुअल रिपोर्ट को समझा हमने, और जो ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग होती हैं ये समझा। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर समझ लिया है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो एक बार वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको जो टॉपिक समझ नहीं आया उसे लिख लीजिए, उसके बाद उसको समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा एक फ्लो बनता चला जाएगा, तो हम सारी चीज़ें ईजिली समझ पाएंगे, इसलिए कह रही हूँ। सो नाउ हम अपने 4th यूनिट की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर है हमारा बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड ई कॉरस्पॉन्डेंस। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर समझना है बिजनेस लेटर और इंटरएक्टिव बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस। एंड इसके अंदर समझ रहे हैं हमें 2 अप्रोचेस टू राइटिंग बिजनेस लेटर्स, और भी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जो भी चीज़ें देख रखे टॉपिक वाइज वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन से। तो इसके अंदर हम जानने वाले हैं किस तरीके से हम लेटर को लिख सकते हैं, बिजनेस लेटर को। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हम कोई भी जो बिज़नेस लेटर लिखते हैं वो डिफरेंट रीजंस के लिए लिखते हैं, अलग अलग जो हमारी रीज़न होते हैं उनके लिए लिखते हैं।
तो ये जो लेटर्स है ये हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसके एक्शंस को, जो कि उसके एम्प्लॉय के थ्रू होता है, डिपार्टमेंट के थ्रू होता है, और ये चीज़ प्रेडिक्ट करने के लिए एंड रिजॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को, और गेट फीडबैक के लिए, एंड प्लान न्यू स्ट्रेटजीज, बजट, प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। तो लेटर इन सभी चीज़ों के लिए यूज़फुल होता है और हेल्प करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें अपनी जो हमारा मैसेज है वो उसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें यूज़ करना है एक CAP, मतलब कि उसे कह सकते हैं हम कॉन्साइज, ऑडियंस सेंटर्ड एंड पर्पसफुल। सो ये एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिससे मतलब कि इसका जो मैसेज होगा वो क्लियर होना चाहिए और ब्रीफ में होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, करेक्ट, और फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर होना चाहिए, और स्टेट मतलब कि जो चीज़ें ज़रूरी है उसके अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और कोई भी जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करा पाता है उनके मैनेजमेंट के गोल्स से, और क्रिएट करता है एक उनके अंदर एक फीलिंग उस चीज़ के लिए कि हमें जो गोल है उस चीज़ को अचीव करना है। और अगर जो आइडेंटिफिकेशन है उसे इस सेंस में कहा गया है कि जो कंपनी है तो उस चीज़ के साथ मतलब एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ उसकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस में इंक्रीजमेंट दिखेगा हमें। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आती जा रही है तो उसके साथ साथ जो हमारी कम्युनिकेशन है उसके अंदर स्पीड आती जा रही है, और जो हमारे न्यू बिजनेस कॉन्सेप्ट हैं वो इम्पोर्टेंस उसके अंदर दिखाई दे रही है हमें ह्यूमन कैपिटल के अंदर और प्रोफेशनल वे में भी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर जैसे जैसे एडवांसमेंट आएगी तो सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगी। सो सबसे पहले हम अगर बात करें अपने इंटरएक्टिव एंड नॉन इंटरएक्टिव कॉरस्पॉन्डेंस, तो अगर हम बात करें इंटरएक्टिव कॉरस्पॉन्डेंस की तो इसका मतलब होता है कि जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होता है कम्युनिकेशन के अंदर हमारी, कि जैसे कि किसी भी कंपनी में क्लाइंट्स और कस्टमर्स के अंदर देख ले, मतलब एग्जांपल ले लो कि कंप्लेंट आ रही है और इंक्वायरी या फिर लेटर एक्सेट्रा इनके द्वारा जो कुछ भी होता है, मतलब एक रिस्पांस जो मिलता है कंपनी को वो इंटरैक्टिव कॉरस्पॉन्डेंस के अंदर आता है। और जो नॉन इंटरैक्टिव कॉरस्पॉन्डेंस होता है वो इम्पैक्ट करता है हमारे फ्यूचर एक्शंस को जो कि रिसीवर के होते हैं, जो मैसेज को रिसीव करता है, और उसके अंदर नीड नहीं होती रिप्लाई की, ठीक है, और विदाउट, और उसके अंदर कि जो इंटरनली कैरी होता है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि एग्जांपल लो सर्कुलर नोटिस, ऑफिस ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन, एजेंडा, मिनट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सो नाउ हम डिटेल में पढ़ लेते हैं अपने बिजनेस लेटर्स और इंटरैक्टिव बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस को। सो अगर हम बात करें अपनी बिजनेस लेटर्स सर्व्स की तो ये इम्पॉर्टेंट पर्पस के लिए होता है, जैसे कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर, और इसके साथ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके अंदर, और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन कन्वे करी जाती है वो होती है रिक्वेस्ट के लिए, इस्टेब्लिश एग्रीमेंट्स के लिए, एंड जो बिज़नेस लेटर लिखने का जो एक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है, उसमें ये इंश्योर करा जाता है कि क्लैरिटी हो, और ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ फॉल्टी इंटरप्रिटेशंस। एंड जैसे कि ये बिजनेस लेटर है तो ये रिटन डॉक्यूमेंट होगा, तो इसके ये हम एज अ लीगल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। एक क्रूशियल एग्रीमेंट और डिसीजंस इसके अंदर होते हैं, एंड ये फॉर्मल नेचर का होता है, और इसके अंदर जो हमारा लेटर लिखा जाएगा उसके अंदर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए रिस्पेक्ट और जो एक प्रोफेशनलिज्म जो होता है उस वे में लिखा जाएगा पूरा। तो जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन होंगी, मतलब आउटसाइड और जो अंदर वाली भी है, तो उन दोनों की तरफ से एक रिस्पेक्ट वे में आंसर दिया भी जाएगा, और मतलब कि लेटर लिखा भी जाएगा, और उसके रिप्लाई में भी जो लेटर लिखा जाएगा वो भी दोनों प्रोफेशनल वे में और एक रिस्पेक्ट देकर दिया जाएगा, जो ताकि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सके इन दी बिजनेस। और इसकी जो सिग्निफिकेंस वो लाइक करती है वो रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर होती है, और ये हेल्प करती है एक कंप्लायंस के अंदर, मतलब कि आपकी जो कंपनी है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है जो बाय गवर्नमेंट है, एंड जो कंपनी के अंदर भी बने हुए हैं, ठीक है। सो वो सारी पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही है, वो आती है कंप्लायंस के अंदर। और इंटरनल रिव्यूज़ के लिए, नट शेल्स के लिए, तो बिजनेस लेटर इन सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और बिजनेस लेटर इम्पॉर्टेंट होते हैं इन एडिंग फॉर्मल और डॉक्यूमेंटेड और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन डिफरेंट
स्टेक होल्डर्स इन द बिजनेस और वर्ल्ड सच एज कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉय, सप्लायर्स, बायर्स, इन्वेस्टर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें तो इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट हम बात करें अपनी इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर की। तो जो हमारा बिजनेस लेटर है ये इफ़ेक्टिव रहा है हमेशा से कम्युनिकेशन के अंदर फॉर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस, एंड ये एक वाइटल फंक्शन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं एक बिजनेस सर्कल के अंदर। और इसकी इम्पोर्टेंस मतलब हम इस चीज़ को मना नहीं कर सकते कि इसकी इम्पोर्टेंस कम है, क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सेवरल की पॉइंट्स से हम समझ सकते हैं, जैसे कि प्रोफेशनलिज्म होते हैं इसके अंदर बिजनेस लेटर्स के अंदर, और एक फॉर्मल वे में होती है ये, ठीक है। और इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो शो करती है लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म को, जो कि सेंड करता है इस लेटर को, और जो ऑर्गेनाइजेशन सेंड करती है उसकी जो एक प्रोफेशनलिज्म है उसको शो करती है ये। एंड जो हमारे बिजनेस लेटर्स होते हैं उन्हें हम एज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी रखते हैं, और इसके अंदर जो मतलब कोई भी केस हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, डिस्प्यूट हो, तो उसके अंदर ये एज अ प्रूफ हम दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सारी रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। और बिजनेस लेटर्स के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड और एक फॉर्मेट में लिखा होता है ये, तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती हैं, जो उनका कोरिएंट एक्सप्रेशंस होते हैं ऑफ आइडियाज़, इंस्ट्रक्शंस और अदर जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, सो वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती हैं। और बिजनेस लेटर वैल्यूएबल होते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस से, ठीक है। ये ईजिली रिवील कर पाते हैं रिटर्न ट्रेल ऑफ कम्युनिकेशन को, जो कि फ्यूचर के रेफरेंस में हेल्प करती है, ठीक है। सो ये जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ये यूज़फुल होते हैं ट्रैक के मतलब डिसीजन लेने में मदद करते हैं, और चेंजेस के लिए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए, और ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, बिल्डिंग रिलेशनशिप के लिए, और फॉर्मल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज के लिए, और एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर। सो अगर आपको पूछा है एग्ज़ाम में कि बिजनेस लेटर की इम्पोर्टेंस बताओ, तो आप ये सारी चीज़ें बताकर पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे उन पे। नाउ अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स की, तो यहाँ पर वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस लेटर्स हो सकते हैं, जिसको हम क्लासीफाई करें अगर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द सिचुएशंस, मतलब कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम लेटर लिख सकते हैं। और ये ब्रॉडली क्लासीफाइड करे जाते हैं एज अ इंफॉर्मेटिव और परसुएसिव लेटर्स, ठीक है, जैसे कि रूटीन, सेल्स लेटर, लेटर्स फॉर स्पेशल पर्पस, प्रॉब्लम लेटर्स, गुडविल लेटर्स, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सो अगर हम इंफॉर्मेटिव परसुएसिव लेटर्स की बात करें, सो जिनके अंदर रूटीन लेटर है उसके अंदर इंक्लूडेड है इंक्वायरीज, सीकिंग इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर्स एंड एक्सेप्टेंस, पेमेंट, टेंडर्स एंड बिड्स। और अगर हम बात करें सेल्स लेटर की, तो इसके अंदर आते हैं हमारे प्रोस्पेक्टिव्स और प्रमोशनल लेटर्स, और इसके अंदर आता है कवर लेटर्स विथ ऑफर्स, एंड इसके अंदर आता है आपका प्रपोजल एंड रीसेल लेटर्स, फॉलो अप लेटर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अगर हम बात करें लेटर फॉर स्पेशल पर्पसेस, तो इसके अंदर एजेंसी लेटर्स रिलेट करते हैं बैंक से, इंश्योरेंस एजेंट्स कंपनी से, गवर्नमेंट से और रेगुलेटिंग एजेंसी से। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं स्पेशल पर्पसेस के लिए। और अगर इसके अंदर एक और चीज़ है पर्सनल लेटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, सर्कुलर्स, कॉरस्पेंडेंस विद बैंक्स, और इसके अंदर आता है कॉरस्पॉन्डेंस विद इंश्योरेंस एजेंसीज। तो ये आता है हमारे लेटर फॉर स्पेशल पर्पसेस के लिए। और जो प्रॉब्लम लेटर्स आते हैं तो उनके अंदर इंक्लूड होते हैं कंप्लेंट्स एंड फॉलोअप्स एंड कलेक्शन लेटर्स ऑन अकाउंट, और मतलब पेंडिंग पेमेंट, इन सब चीज़ों के अंदर आती है सब। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, अपना बता रखा है कि हम किस तरीके से बिजनेस लेटर लिख सकते हैं, तो बिजनेस लेटर लिखने के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रखी हैं। सबसे पहले उसकी हेडिंग, जिसके अंदर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंपनी की होती हैं, और डेट, उसके बाद हमारा रेफरेंस नंबर, उसके बाद इनसाइड एड्रेस, जिसके अंदर जो रिसीवर का एड्रेस होता है वो होता है, उसका नाम वगैरह जो कुछ भी उसके बारे में, और उसका जो हमारा सब्जेक्ट लाइन होगी, जिस चीज़ के लिए हम लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लाइन उस चीज़ के लिए, ठीक है, जिस पर्पस के लिए हम लेटर लिख रहे हैं। और सैल्यूटेशन होगी, मतलब कि डियर, मैडम, सर, ये जो सैल्यूटेशन होती है ना, रिस्पेक्ट देना, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो करते हैं वो होता है। और बॉडी, उसका जो बीच का जो मेन टेक्स्ट होगा वो होगी।
और इसके अंदर होगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जैसे कि ट्रूली, सिंसियरली, योर्स ट्रूली, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के अंदर। और सिग्नेचर लास्ट में करेंगे, ठीक है, और मतलब सिग्नेचर के अंदर आपका नाम होगा। और उसके अंदर इनक्लोजर नोटेशन, मतलब उसके अंदर जो आप लास्ट में कोई डॉक्यूमेंट या फाइल ऐड कर रहे हैं, मतलब इनक्लोज कर रहे हैं उसके साथ, जो आपके लेटर के साथ, तो वो होगा लास्ट में। तो ये एक वे होता है एक बिजनेस लेटर को लिखने का। और अगर हम बात करें कि एक फॉर्मेट क्या होगा लेटर लिखने का, तो यहाँ पर इस तरीके से एग्जांपल्स दे रखे हैं आपकी बुक में, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ हम आप आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है द 2 अप्रोचेस ऑफ राइटिंग बिजनेस लेटर्स, मतलब 2 अप्रोचेस बता रखे हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला है डायरेक्ट अप्रोच और उसके बाद दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच। सो बेसिकली जो डायरेक्ट अप्रोच की बात करें तो ये यूज़ करा जाता है फॉर गिविंग गुड न्यूज़ एंड डिवाइडेड होता है ये 3 पार्ट्स में। सबसे पहले उसका बिगनिंग होती है, मतलब जो मेन आइडिया है, उसके बाद मिडल होता है जो उसका रेवेलेंट, मतलब उससे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन है वो होगा, और जो लास्ट में जो कंक्लूजन होगा वो होगा, और जो कि मतलब पॉजिटिव या इंडिकेट करता है एक एक्शन जो कि फ्यूचर में हो सकते हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट है इनडायरेक्ट अप्रोच, तो ये यूज़ होता है बैड न्यूज़ देने के लिए, और ये जो लिखा जाता है ये लेटर बैड न्यूज़ देने वाला इनडायरेक्ट अप्रोच। सो ये बहुत पोलाइट वे में लिखना पड़ता है, एक कोर्टियस वे में लिखना पड़ता है, क्योंकि इसे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इसको रीडर पढ़ेगा तो वो ऑब्वियसली बात है कि उसका जो अच्छा मूड है वो नहीं रहेगा, मतलब बुरे मूड में आ जाएगा वो इसको पढ़ने के बाद। तो इसको लिखते टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी ही चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि हमें इसके अंदर इस तरीके का साउंड नहीं लाना है कि आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो अदर पर्सन को, ठीक है। और दूसरा है कि आपको पोलाइट टोन यूज़ करनी है। तीसरा है हमारा कि आपको पहले खुद उस लेटर को पढ़ के पता करना होगा कि अगर हमने जिस वे में लिखा है उसे पढ़ के जो हमारा रीडर है वो उसको किस तरीके का फील होगा या फिर वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो एक बार आप खुद ट्राई करें, देन उस चीज़ को आप अच्छी तरीके से बना के लिख सकते हैं ना, कि एक सही ढंग में लिखना उसको, ताकि जो सामने वाला है उसको गुस्सा ना आए या फिर उसे बुरा ना लगे, जो भी है आपका लॉस ना होना चाहिए इसके अंदर, बिजनेस के अंदर। तो उसके अंदर ये होना चाहिए कि जो आपने लिखा है वो सुनने में एक फेयर लगे, हॉनेस्ट लगे और इम्पार्शियल लगे। और इसके अंदर इस अप्रोच के अंदर 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसकी बिगनिंग जो बफर है, और उसके बाद बॉडी जो कि एक्सप्लेनेशन होती है, मतलब जो पूरा ऑब्जेक्ट उसको एनालाइज करके सिचुएशन को। और दूसरा है हमारा इसके अंदर डिसीजन कि व्हाट यू हैव टू डिसाइड टू डू विथ सम पॉजिटिव सजेशंस, कि आप किस तरीके के पॉजिटिव सजेशंस का दे सकते हैं। एंड एंड में एंडिंग होती है जो कि एक कंक्लूशन के साथ होती है, मतलब कि आप एक्सपेक्ट करो कि रीडर क्या एक्शन करेगा, क्या मतलब रिएक्ट करेगा, क्या एक्शन लेगा फ्यूचर में उस सब उस लेटर को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर होती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कॉरस्पॉन्डेंस। सो ये जो है अगर हम इसकी बात करें तो हम सब अपनी जॉब एप्लीकेशन के प्रोसेस से तो फैमिलियर हैं, मतलब हमें पता है जॉब एप्लीकेशन किस तरीके से लिखी जाती है, क्या होता है। सो अगर हम बात करें कोई भी जॉब एप्लीकेशन लिखने से पहले, मतलब कि जॉब को अप्लाई करने से पहले हमें क्या ज़रूरत होती है, हमें एक रिज्यूम तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है हमारी। उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, हमारी वीकनेस, हमारी स्ट्रेंथ और हमारी जो कंप्लिशमेंट और इंटरेस्ट होता है, जो पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे रिज्यूम में ऐड होती है। सो अगर हम बात करें, हमारा जो जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है वो वर्क करता है एज अ कवर लेटर फॉर अ रिज्यूम, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि किस तरीके से एक जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं, तो जो लेटर होता है वो एक कवर लेटर होता है जिसके अंदर हमारा रिज्यूम अटैच्ड होता है। तो उसका फॉर्मेट होता है जैसे ये इसमें दिया गया है। पहले सबसे पहले ओपनिंग होती है, एक समरी ओपनिंग में एक 2-3 सेंटेंसेस की समिंग अप होती है, जिसके अंदर मोस्ट इम्प्रेसिव क्वालिफिकेशन को बताया जाता है, जो कि हमारी मतलब जिस पोजीशन के लिए हमने अप्लाई करा है जो उससे रिलेट करती हो। उसके बाद सोर्स ऑफ ओपनिंग आता है, जो जिसमें हमें मतलब बताया जाता है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है
इस जॉब के बारे में वो कहाँ से मिली है, ठीक है, किस एडवर्टाइजमेंट से मिली है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन ओपनिंग से स्टार्ट होती है, मतलब जिसके अंदर आप एक क्वेश्चन से पूछते हैं और उसके अंदर दिखाते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी को, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी कैपेबिलिटी है, उसके अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। देन आपका मिडिल पैराग्राफ आता है जिसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसके अंदर आपकी एजुकेशन आप बताते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस बताते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स आप बताते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप बताते हैं। उसके बाद आप क्लोजिंग पैराग्राफ करते हैं, मतलब एक आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उन सब चीज़ों को देके आप अपने पैराग्राफ को क्लोज करते हैं, मतलब आपके जो लेटर है उसको क्लोज कर देते हैं। नाउ हमारा जो इंटरएक्टिव बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ हम समझते हैं अपनी नॉन इंटरएक्टिव बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को। तो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का होना। तो ये जो है ये इनेबल बनाता है आउटसाइड कंपनीज़ को इस बात को जानने के लिए, जो पूरी हमारी कंपनी का हायरार्किकल एक स्ट्रक्चर है और जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं और जो इसका विज़न है, सारा मतलब एक चार्ट के थ्रू समझाया जाता है। नॉन इंटरैक्टिव बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर हम एक चार्ट के थ्रू पूरी अच्छी तरीके से जान पाते हैं किसी भी कंपनी के बारे में। जैसे कि आप इस में देख सकते हैं, ये चार्ट बना रखा है कि ये एम्प्लॉय हैं, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। एक बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर इस तरह से नॉन इंटरैक्टिव बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में ये सब दिखाया जाता है। सो ये स्ट्रक्चर है एक इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क का इन दी कंपनी। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर हमारे टॉपिक दे रखा है बेसिक्स इन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो अगर हम बात करें हमारे एक गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क की, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक कंपनी के स्मूथली फंक्शन करने में, ठीक है। सो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक राइट इन्फॉर्मेशन मिले और राइट पर्सन तक पहुँचे राइट टाइम पे। और अगर हम बात करें कि एक कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं फॉल्स अजम्पशंस की वजह से, जैसे कि हम अज्यूम करें कि अगर मुझे पता है कुछ तो हाँ हम चाहते हैं कि सबको पता चले वो चीज़। और दूसरा पॉइंट है कि टू अज्यूम दैट टू मैनी रिटर्न पॉलिसीज़ वेस्ट करती हैं हमारे टाइम को, एनर्जी को, और क्रिएट करती है एक ब्यूरोक्रेटिक ओवरलोड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कम्युनिकेशन के अंदर। सो अगर हम बात करें अपनी नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हाउ टू इंश्योर इफेक्टिव नॉन इंटरैक्टिव और इंटरनल कम्युनिकेशन, किस तरीके से इसको इंश्योर कर पाए कि ये इफ़ेक्टिव रहे हमारी। तो एक जो मैनेजमेंट होता है वो रियलाइज करे इस चीज़ को, अंडरस्टैंड करे कि क्या ज़रूरतें हैं और वैल्यू क्या है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो एबिलिटी होनी चाहिए, लिसन टू स्पीक, क्वेश्चन एंड गिव एंड टेक फीडबैक, ये सारी चीज़ें एसेंशियल होती हैं। और इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, सो उसके बाद अगर आपको मतलब कुछ समझ नहीं आया तो उसको दोबारा पूछो और सजेस्ट करो कुछ वेज जिसके द्वारा आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाओ, ठीक है। सो अगर हम नेक्स्ट इसके टॉपिक की बात करें तो इसके अंदर डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन बता रखी है। तो समझ लेते हैं ये क्या होती है। तो इसमें बताया गया है कि एक जो इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर एक जो गुड मॉडल होता है वो होता है लाइन एंड स्टाफ मैनेजमेंट, जिसे LSM बोला जाता है, LSM मॉडल बोला जाता है। सो जो लाइन मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स। और वाइल जो स्टाफ मैनेजर होता है वो टेक केयर करता है अकाउंटिंग और पर्सनल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। और जो मेंबर्स होते हैं बहुत इंटरेक्ट करते हैं वो और कम्युनिकेट करते हैं थ्रू इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशंस नेटवर्क, मतलब जो उनके इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं उनके थ्रू इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। और उसके अंदर वो फॉर्मल और इनफॉर्मल लाइंस दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अगर हम फॉर्मल लाइंस की बात करें कम्युनिकेशन के अंदर तो वो लाइंस होती हैं, एक जो रिलेशनशिप की लाइन होती है, मतलब जो एक हायरार्चिकल अथॉरिटी लाइन होती है, जैसे कि सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट एंड वाइस वर्सा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर बताया गया है फॉर्मल के अंदर एक जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, जिसका मतलब है कि एक कम्युनिकेटिंग बिटवीन डिपार्टमेंट, ठीक है। और इसके अंदर थर्ड पॉइंट है स्टाफ रिलेशनशिप विच फॉलो लाइन मैनेजमेंट बट डोंट हैव देयर अथॉरिटी, मतलब कि जो स्टाफ है वो अपने मैनेजमेंट से बात करे और अपने मतलब अथॉरिटी से ना बात करे, मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर फॉर्मल लाइन्स दे रखी हैं।
एक इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क बताया है ये। एंड जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर 5 काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। फर्स्ट है उसकी स्टैचुरी इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन हो वो मतलब एक तो पक्की हो कि हाँ यही है और सबके पास जाए। फिर और दूसरी है कि रेगुलर इंफॉर्मेशन हो अबाउट सिचुएशन ऑफ वर्क, जैसे कि रूटीन पॉलिसीज़ होती हैं वो। और तीसरा है हमारा जो इंफॉर्मेशन है अबाउट चेंजेस इन मेजर पॉलिसी, वो पता चलती रहे, मतलब कि अगर कोई पॉलिसीज़ में कोई चेंज आया है तो वो इन्फॉर्मेशन सबको पता चलती रहे। तो ये सब है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखें इसके अंदर, तो टाइप्स ऑफ इंटरनल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में। तो जो एक इंटरनल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होता है तो उसके अंदर मतलब उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंदर जो इंक्लूडेड होते हैं जैसे कि सर्कुलर्स, नोटिस, ऑफिस ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर एक जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें अपनी सर्कुलर एंड नोटिस की, तो उसके अंदर प्लानिंग आती है, कंपोजिंग आती है, कंप्लीटिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है, हमारा ई कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है ये समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो आज के टाइम पे हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो ईजियर हो गई है और फास्टर हो गई है। तो उन्हीं में से सबसे ज़्यादा मतलब जो पॉपुलर वे हैं हमारी कम्युनिकेटिंग की, तो जैसे कि थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स, व्हेन वी कम्युनिकेट राइटिंग यूजिंग इन अ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, उसे मतलब कि जब हम अपनी कम्युनिकेशन के अंदर लिखने के लिए यूज़ करते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का, तो वो कहलाता है हमारा ई कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, सो अगर हम बात करें हमारी जो गिवन कॉम्पिटिटिव बिजनेस हैं, क्लाइमेट टुडे, और जो भी ऑल कम्युनिकेशन हैं वो उनको सबको एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है क्लियर और क्विक और इफ़ेक्टिव की, कि मतलब कि एकदम मतलब साफ साफ चीज़ें रहें और जल्दी भी हो और इफ़ेक्टिव हो हमारी कम्युनिकेशन। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आज के टाइम पे हमारे किसी भी बिज़नेस में। सो जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है बिज़नेस में, हर चीज़ में, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। और अगर हम बात करें अपनी मेथड्स ऑफ ई कम्युनिकेशन की, तो वो बता रखे हैं, एक तो ईमेल, एक वर्ल्ड वाइड वेब, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारा न्यूज़ ग्रुप हो जिसके अंदर हम मैसेज के थ्रू एक दूसरे से बात कर पाते हैं, रिस्पांस दे पाते हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स पे और पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो बहुत सारे मेथड्स आ चुके हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, तो जिसके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन को बहुत जल्दी और मतलब बहुत आसान बना चुके हैं ना। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो वो है टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर टॉपिक है द इंटरनेट। सो जो हमारा कंप्यूटर्स हैं उनका यूज़ करा जाता है, और जो इंटरनेट है वो इंफॉर्मेशन को अवेलेबल बनाता है कि एक ही क्लिक में, मतलब क्लिक करो बटन पे, उसके बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन वो दिखा देगा जो भी आपने उसके अंदर सेव करी है, या फिर आप उससे सर्च कर रहे हैं गूगल पर या कहीं भी, जो आपको नीड है उस चीज़ की स्पेशलाइजेशन, जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं वो सारी चीज़ें दिखा देता है। अगर हम इस बात पे ध्यान दें, ये क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ दिस इंटरनेट, मतलब इंटरनेट है क्या, तो समटाइम सिंपली कॉल्ड द नेट, मतलब हम ज़्यादातर हम नेट बोल देते हैं इसे इंटरनेट को। तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है इंटरकनेक्टेड, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क और अक्रॉस द जो पूरा ग्लोब है, मतलब जो कि ट्रांसफ़र करता है डेटा को थ्रू द सिस्टम्स ऑफ पैकेट स्विचिंग यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। सो ये जो है इसके अंदर एक्सेस करा जाता है यूज़र्स को ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो कि यूज़ करते हैं कंप्यूटर को और मॉडेम को और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और हम सब जानते हैं जो इंटरनेट का यूज़ होता है, जैसे कि ये अलाउ करता है यूज़र्स को टू एक्सेस एक्सचेंज इंफॉर्मेशंस टू डिफरेंट काइंड्स ग्लोबली, मतलब कि अलग अलग जगह पर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं सारी चीज़ों को। और अगर इसके अंदर बिजनेस की बात करें तो ये परमिशन देता है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए लाइक ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग एंड ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस, और ये हेल्प करता है यूज़र्स को टू सेंड एंड रिसीव मेल्स, ट्रांसफ़र फाइल्स, एक्सेस न्यूज़, म्यूज़िक्स, वीडियोस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखी है इंटरनेट के बारे में। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, अदर कम्युनिकेशन
टेक्नोलॉजीज़। तो ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें फैक्सेस के बारे में बता रखा है। तो फैक्स का मतलब होता है फैक्सिमिली, मतलब कि प्रतिकृति बोल सकते हैं उसे आप, और उसे कह सकते हैं कि एक कॉपी करना ऑफ एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट का कॉपी करना, ठीक है। और ये इजी होता है, क्विक भी होता है और इनएक्सपेंसिव वे में होता है कम्युनिकेटिंग। सो इसके अंदर आपको ज़रूरत पड़ती है एक A4 साइज़ पेपर की, और एक सेंडिंग एंड रिसीविंग फैक्स मशीन की, एंड टेलीफोन लाइन, मतलब कि जिसमें नो इंटरनेट कनेक्शन हो और कंप्यूटर उसके अंदर रिक्वायर्ड हो तो फैक्स मैसेज को सेंड करने के लिए। तो इसके अंदर यूजली एक कवर शीट को इसके साथ में सेंड करा जाता है, उसकी मतलब कि एक मेन डॉक्यूमेंट के साथ, कि इसके अंदर मतलब उसके अंदर इससे पता चलता है कि वो क्यों भेजा है और किसके लिए भेजा है, क्यों, और मतलब कि क्या भेजा है, ठीक है, क्या सेंड करा है डॉक्यूमेंट। और जो फैक्स के जो ईच पेज होते हैं वो नंबर्ड होते हैं और साइंड होते हैं। और नेक्स्ट मेथड बता रखा है इसके अंदर वॉइस मेल सर्विसेज के बारे में, और सेल फोन्स एंड SMS, और आईफोन मतलब के अंदर जो PDAs होते हैं, स्मार्टफोन्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखी है। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। सो ईमेल्स बताई गई है, आपको ईमेल बारे में पता ही होगा। सो उसके अंदर यही चीज़ बताई गई है कि ये एक डिजिटल मेथड होता है एक्सचेंज करने का मैसेजेस को थ्रू बिटवीन पीपल, और यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। और ये वाइडली यूज़ होता है कम्युनिकेशन के अंदर फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल पर्पसेस। जो ईमेल मैसेज टिपिकली कंसिस्ट करता है एक उसके अंदर सेंडर ईमेल एड्रेस होता है, और जो रिसीवर है ईमेल को जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस होता है उसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर सब्जेक्ट लाइन होती है, मैसेज बॉडी होती है, और जब रिसीवर रिसीव कर लेता है उसे तो सिमिलरली वो भी इसी इंटरफेस को मतलब इसी तरीके से रिसीव करता है और रीड करता है, फिर उसके बाद उसके लिए रिस्पॉन्स करता है ईमेल को। सो ईमेल के बारे में यही है, और बाकी कुछ इसके अंदर इम्पोर्टेंट है नहीं जितना भी था। अगर मैं बात करूँ एडवांटेजेस ऑफ ईमेल की, सो इसके अंदर स्पीड एंड एफिशिएंसी है, ठीक है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और कन्वीनियंस है, और एक्सेसिबिलिटी है, और डॉक्यूमेंट शेयरिंग है, ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्चेबिलिटी है, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो ये सारे एडवांटेज हैं हमारे ईमेल के। नाउ अगर हम इसकी सेफ्टी और स्मार्टनेस की बात करें ईमेल के अंदर, तो देर आर पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद साइबर थ्रेट्स, प्राइवेसी कंसर्न एंड मेलिकस एक्टिविटी इन यूजिंग ईमेल्स। तो उसके लिए इसके अंदर क्रूशियली इंश्योर करना पड़ता है सेफ्टी को ईमेल कम्युनिकेशन के अंदर, और सम एसेंशियल प्रैक्टिसेस करनी होंगी सेफ्टी के लिए ईमेल में। तो इसके अंदर पहला तो है कि यूज़ सिक्योर ईमेल प्लेटफॉर्म, मतलब कि एक सिक्योर ईमेल प्लेटफॉर्म को ही यूज़ करें, और मतलब कि जो ट्रस्ट वर्दी हो, सिक्योर हो। और नेक्स्ट है हमारा इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस। तो इसके अंदर मतलब कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से हमारा जो एक ईमेल है वो सेफ हो जाता है, और इसके अंदर मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी जुड़ जाती है जिसकी मदद से हमारा जो ईमेल है वो सेफ हो जाता है। और दूसरा है इनक्रिप्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, रेगुलरली अपडेट पासवर्ड एंड एजुकेट योरसेल्फ। मतलब ये सारी चीज़ें हैं, कुछ सेफ्टी टिप्स हैं जिनकी थ्रू हम अपनी जो ईमेल है उसे सेव कर सकते हैं, और मतलब हमारी कम्युनिकेशन ताकि वो प्राइवेट रहे और उसका कोई मिसयूज़ ना कर पाए। तो ये सारी सेफ्टी मेथड्स हम अपना सकते हैं। सो नाउ इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नाउ अब हमारा लास्ट चैप्टर है यूनिट 5। इसके अंदर है हमारा स्पोकन इंग्लिश एंड ओरल प्रेजेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी 5th चैप्टर को। इसके अंदर हमें जानना है कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है, और यूजिंग द टेलीफोन एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इंटरव्यूज़, मीटिंग, ग्रुप डिस्कशन, नेगोशिएशन, ओरल प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें समझनी है। सो वी फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज़ ओरल कम्युनिकेशन। सो जानते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो हमारा जो ओरल कम्युनिकेशन है ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म है हमारी कम्युनिकेशन की बिटवीन इंडिविजुअल। तो ये जो है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है कम्युनिकेशन की, हम सब जानते हैं। ओरली हम टॉक करते हैं एंड एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये
जो मेथड है बहुत इजी होता है। ये दोनों कर सकते हैं, मतलब लिटरेट भी है और जो इलिटरेट है दोनों कर सकते हैं, मतलब कि जो पढ़ा लिखा है और जो नहीं भी पढ़ा लिखा है। तो ओरल कम्युनिकेशन दोनों के लिए इजी होता है, दोनों कर सकते हैं वो। और जो ओरल कम्युनिकेशन होते हैं वो मतलब फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। और जब हम अपनी बात करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मली, तो इनफॉर्मल जब होती है जब हम अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, रिलेटिव और पेरेंट्स से जनरली कम्युनिकेट करते हैं इनफॉर्मली। और अगर हम फॉर्मल की बात करें तो फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ यूज टू सिचुएशन लाइक मीटिंग्स, इंटरव्यूज, नेगोशिएटिंग बिजनेस डील्स, और जो हमारे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, मेकिंग प्रेजेंटेशंस, उन सब चीज़ों के अंदर हम अपनी फॉर्मल यूज़ करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन को ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मतलब सम एस्पेक्ट्स हैं दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इफ़ वी वांट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। सो अगर हम अच्छी तरीके से मतलब कम्युनिकेट करना चाहते हैं इफेक्टिवली, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कॉन्शियस एंड क्लैरिटी एंड रिलेवेंस एंड गुड वोकेबलरी एंड कंट्रोल्ड टोन एंड टोनर। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एक ओरल कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में वेरियस काइंड ऑफ फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन। तो अगर हम बात करें अपने डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन की, तो उसमें आता है टॉकिंग ऑन द टेलीफोन एंड पार्टिसिपेटिंग एंड कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ और मीटिंग्स एंड ग्रुप डिस्कशंस एंड नेगोशिएशंस एंड ओरल प्रेजेंटेशंस। सो अगर अब हम बात करें एडवांटेज क्या होगा ओरल कम्युनिकेशन का, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज होता है ओरल कम्युनिकेशन में वो है कि क्विक और इंस्टेंट होता है ये, और ये हमारा टाइम सेव करता है और ये पेपर वर्क को भी सेव करता है और ये इमीडिएट एक्शन करवाता है, और मतलब कि इसके अंदर हमें जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स भी मिल जाता है और जो हमारा मैसेज है वो जल्दी से जल्दी दूसरे तक पहुंच जाता है। और इसमें इम्प्रूव होती है हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, और ये प्रमोट करता है एक पॉजिटिव और हेल्थी इन्वायरमेंट एट दी वर्क प्लेस एंड इफेक्टिव बोथ इन टर्म ऑफ मनी एंड टाइम। मतलब कि ये दोनों पैसा और टाइम दोनों बचाता है। हम ओरल कम्युनिकेशन करेंगे जल्दी होगा, ठीक है, टाइम सेव करेगा, पेपर सेव करेगा, ये सारी चीज़ें हमें मतलब एडवांटेज दिखाती हैं एक ओरल कम्युनिकेशन का। और नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर यूजिंग द टेलीफोन। तो अगर हम अपने टेलीफोन की बात करें तो एक तो टेलीफोन में ये हमें फ़ायदा मिलता है कि अगर कोई इंसान हमसे दूर है तो हम उससे भी ईजिली बात कर पाते हैं, क्लियरली उसको समझा पाते हैं, कुछ भी हमें बताना हो, कोई मैसेज देना हो। और इसका सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा होता है कि ये एक बहुत जल्दी हमारे मैसेज को पहुंचा देता है दूसरों तक, ठीक है, एक क्विकेस्ट मीडियम है एक इंस्टेंट कम्युनिकेशन के लिए। और इट हैज़ ऑल द एडवांटेज टू फेस मीटिंग, और ये इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट टूल है की तरह आप मान सकते हैं इसे। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें ऑफ यूजिंग अ टेलीफोन, तो इसके अंदर टॉकिंग ओवर द फ़ोन इज़ क्विक, ईजी एंड चीप, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर देयर आर इंस्टेंट एक्शंस एंड रिएक्शन ऑफ ऑल डिसीजंस। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो क्रॉस कनेक्शंस और रॉन्ग नंबर्स कैन हैम्पर कम्युनिकेशन, एंड इसके अंदर कभी कभी मिसिंग आउट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज कैन लीड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसइंटरप्रिटेशंस एंड मिसकम्युनिकेशंस। और जो मतलब फ़ोन पे करी जाने वाली कन्वर्सेशन होती है वो एक लीगल सेंसिटिव नहीं हो सकती, तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। नाउ आगे बता रखा है कि हाउ टू मेक अ टेलीफोन कॉल और हाउ टू आंसर अ कॉल। सो मतलब इन बिजनेस, तो अगर हम बात करें इसके अंदर बता रखा है कि किस तरीके से एक टेलीफोन कॉल करें। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है इसके लिए कि हम एक एप्रोप्रिएट टाइम चूज़ करें कॉल करने के लिए, ठीक है। और जब हम कुछ मतलब कॉल पे बताएं तो वो एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, मतलब आपका क्लियर पर्पस होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए आपने फ़ोन करा है, और जो इशू है उसको डिस्कस करें। एंड जब आप कॉल आंसर करें तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं कि आप कौन हैं, और उसके बाद जो हम बाकी के जो ऑफिशियल वर्क्स हैं उनको मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें बता रखी हैं, मतलब एक जो तमीज़ होती है बिज़नेस कॉल को रिसीव करने की, वो सारी चीज़ इसके अंदर बता रखी है, ठीक है। सो नाउ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। सो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो अगर हम बात करें कि आखिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग होता क्या है,
सो ये एक मीटिंग होती है बिटवीन इंडिविजुअल्स जो कि दो अलग अलग प्लेसेस पे हों अराउंड ग्लोब, जो वो इंटरेक्ट करें एक दूसरे से और अपने जो आइडियाज़ हैं, व्यूज़ हैं, उन्हें एक्सचेंज करें विदाउट फिजिकली प्रेजेंट टुगेदर। ठीक है। और ये जो काइंड ऑफ मीटिंग है, इसका एडवांटेज होता है वर्क में। ठीक है, कि अगर कोई दूसरी देश से बात करना चाहता है या फिर बिजनेस के अंदर अलग अलग कंपनीज अलग अलग जगह पे होती हैं, तो वहाँ पे कोई बात करना चाहता है या कोई कस्टमर बात करना चाहता है दूर से, तो वो मतलब जो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जाती है एक बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, सो वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ करते हैं ताकि हम दूर से भी मतलब एक दूसरे से बात कर सकें और एक दूसरे को अपने आइडियाज़ और व्यूज़ बता सकें। तो इससे क्या होता है ना कि इससे किसी भी इंडिविजुअल का टाइम वेस्ट नहीं होता, मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं होती, ना ही मनी वेस्ट होता कि आप इस प्लेस से इस प्लेस जाओ किसी से मिलने। आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर सकते हैं बात। ठीक है। और इसके अंदर बताया गया है ऑर्गेनाइजिंग अ कॉन्फ्रेंस कॉल, तो उसके अंदर बताया गया है कि इसके अंदर सारे लोग मतलब ऑल मेंबर्स पार्टिसिपेट करें कॉन्फ्रेंस कॉल में। और उससे पहले जो कॉन्फ्रेंस कॉल करने का जो टाइम और डेट है वो बता दी जाए, सबको इन्फॉर्म कर दिया जाए एडवांस में ही। ठीक है। और जो एक ग्लोबल टेली कॉन्फ्रेंस होती है वो हमें हमेशा माइंड में रख के चलनी चाहिए, मतलब टाइम जोन के अकॉर्डिंग, जो वहाँ का टाइम जोन है उसके अकॉर्डिंग टाइम फिक्स करना चाहिए मीटिंग का। मतलब कि ये भी हो सकता है ना कि आप किसी और देश में हो और वो किसी और देश में है, तो उस हिसाब से जो वहाँ का टाइम है और वहाँ का टाइम है उसको देख कर टाइम फिक्स करना है मीटिंग का। एंड जो आपकी मीटिंग का एजेंडा होगा उसे पहले से एडवांस में ही सारे जो जितने भी मेंबर्स उसके अंदर पार्टिसिपेंट करने वाले हैं उन्हें एडवांस में ही बता देना है कि मीटिंग का क्या एजेंडा रहने वाला है, किस चीज़ के ऊपर बात होने वाली है। ठीक है, ताकि सारे जो पार्टिसिपेंट है वो टाइम से पहुंच सके और अपनी प्रेजेंटेशन सही उसके अकॉर्डिंग ही अपना बना सके जो भी है उनकी प्रेजेंटेशन वगैरह। और जो वो पर्सन कंडक्ट करा रहा है कॉन्फ्रेंस को, तो उसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहिए ऑल मेंबर्स को, उनके नाम और जो उनकी जो मतलब प्लेस है उन सारी चीज़ों को उसके अंदर मीटिंग के अंदर वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। एंड देन मीटिंग ओवर होने का टाइम हो जाए तो सबको पहले इन्फॉर्म कर दे सारे मेंबर्स को कि मीटिंग ओवर होने वाली है इतने मिनट्स में। ठीक है, ताकि कोई मतलब कन्फ्यूज़न ना हो कि मीटिंग ओवर हुई है नहीं हुई है या फिर कुछ और डिस्कनेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से पहले से ही सबको बता देना चाहिए। ठीक है। सो ये सारी चीज़ के अंदर बता रखी है। नाउ हम चलते हैं अपने इंटरव्यूज़ के ऊपर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरव्यूज़। तो अगर हम इंटरव्यूज़ की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक सिलेक्शन टूल है जो कि यूज़ करा जाता है सिलेक्ट करने के लिए। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो प्रैक्टिकली कंडक्ट कराती हैं इंटरव्यूज़ फॉर वेरियस पर्पसेस, जैसे कि सिलेक्शन के लिए, एग्ज़िट के लिए, काउंसलिंग के लिए और वेरियस अदर रीजंस के लिए। तो इंटरव्यूज़ जो हैं वो आर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन होती है जो बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विच हैज़ अ डिफाइंड पर्पस, मतलब कि जिस पर्पस के लिए वो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, मतलब सिलेक्शन के लिए, या फिर किसी कंपनी के अंदर आप एज अ एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, कोई पोजीशन आप लेना चाहते हैं किसी कंपनी के अंदर, तो उसके अंदर आपको इंटरव्यू देना पड़ता है पहले। तो हम सब जानते हैं इसके बारे में। तो बस वही चीज़ है इसके अंदर। तो हमें बता रखा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे कि सिलेक्शन, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़। ये जो होता है ये जर्नली एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हेल्ड करा जाता है फॉर हायर पीपल इन इट्स कंपनी, मतलब अपनी कंपनी के अंदर हायर करने के लिए। एंड प्रमोशन इंटरव्यूज़ के लिए अप्रेजल इंटरव्यूज़ होते हैं, काउंसलिंग इंटरव्यूज़, डिसिप्लिनरी इंटरव्यूज़, ग्रीवेंस इंटरव्यूज़, एग्जिट इंटरव्यूज़, स्टे इंटरव्यूज़। तो ये सारे इंटरव्यूज़ के अंदर बताए गए हैं। और इंटरव्यूज़ को इस चीज़ के लिए भी कंडक्ट कराया जाता है टू मेजर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और उनकी वर्किंग कंडीशन जो एम्प्लॉयज़ की है, और देयर एटीट्यूड्स एंड अदर इश्यूज़ रिलेटेड टू क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़ टू वर्किंग। सो इसके अंदर बता रखे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ स्ट्रेटजीज़। एक बताई गई है डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव स्ट्रेटजीज़, और उन्हें हम स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड भी कहते हैं, और पैटर्न एंड अनपैटर्न्ड भी कहते हैं, और गाइडेड और अनगाइडेड स्ट्रेटजीज़ भी कहते हैं। तो जो डायरेक्ट मेथड होता है वो एक फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, मतलब उसके अंदर मतलब एक ही मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो सेट रहते हैं कि यही क्वेश्चन हम हर इंटरव्यू से पूछेंगे। ठीक है, और मतलब कि सेम सेट ऑफ क्वेश्चन से ही, और उनके आंसर्स देखेंगे कि किसके अच्छे हैं, उसके हिसाब से फिर वो
एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। और अदर हैंड जो इनडायरेक्ट है वो है, इनडायरेक्ट मेथड में मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू अप्रोच एंड जनरली यूज़ करा जाता है अप्रेजल के लिए, ग्रीवेंस के लिए एंड अदर इन हाउस इंटरव्यूज़। नाउ हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीटिंग्स। सो अगर हम मीटिंग्स की बात करें तो ये हेल्प करी जाती हैं टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ एंड टेक डिसीजंस एंड मेक सजेशंस एंड हेल्प इन वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस। सो जो मीटिंग हेल्प कराई जाती हैं वो वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से कराई जाती हैं, जैसे कि टू हैव डिस्कशन एंड शेयर न्यू आइडियाज़। और दूसरा अगर हम देखें तो टू इन्फॉर्म द ग्रुप ऑफ सम डिसीजंस, मतलब कि आपने कोई डिसीज़न ले लिया तो पूरे ग्रुप को इस बात को बताने के लिए कि मतलब कोई भी अगर रूल वगैरह आया है या फिर कुछ चेंजेस लाए हैं आपने अपनी कंपनी में, तो वो जो डिसीज़न आपने लिया है वो अपने ग्रुप से शेयर करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए उन्हें तो मीटिंग हेल्ड करी जाती है। और इसके अंदर ये भी है कि टू इन्वॉल्व पीपल इन डिसीजन मेकिंग, टू evaluate some issues or to get opinions, help to on certain issues। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक्सप्लोर करने के लिए हमारी मीटिंग हेल्ड होती हैं। और मीटिंग ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, और ये हेल्प करती हैं इम्प्रूव करने में परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। और अगर हम टाइप ऑफ मीटिंग्स की बात करें तो जनरली 2 काइंड्स ऑफ मीटिंग होती हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। सो फॉर्मल मीटिंग में ज़रूरत होती है एक वैलिडेटेड फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जैसे कि सर्कुलेटिंग द एजेंडा ऑफ मतलब एजेंडा बिफोर हैंड, मेंटेनिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड इंश्योरिंग दैट क्वारम इज़ कंप्लीट। तो सम फॉर्मल मीटिंग हेल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस आर एनुअल जनरल मीटिंग, स्टैचुटरी मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। और some informal meetings held by organization, departmental meetings, in department meeting, working parties। तो इस सारी चीज़ें इसके अंदर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुप डिस्कशन। सो इसके अंदर क्या है, अगर हम एक ग्रुप को डिफाइन करें एज अ सेट ऑफ पीपल जिसके अंदर सब लोग वो टुगेदर होते हैं और बिकॉज ऑफ कॉमन आइडियाज़, मतलब एक कॉमन आइडियाज़ पे पूरा डिस्कशन जो करा जाता है ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू, तो वो एक ग्रुप डिस्कशन कहलाता है। ठीक है, जिसके अंदर कॉमन आइडियाज़, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को शेयर करा जाता है और इंटरेक्ट करा जाता है। और अगर हम बात करें, एक ग्रुप फंक्शन करता है इफ़ेक्टिवली जब वो सर्टेन नॉर्म्स और एक्सपेक्ट्स को जो मतलब कि जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स है उनको मेंटेन करके रखे। सो जो एक ग्रुप डिस्कशन होता है वो फैसिलिटेट करता है डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम, अराइविंग एट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। और अगर हम इसके अंदर बात करें नेक्स्ट एडवांटेज की ग्रुप डिस्कशन की, तो ग्रुप डिस्कशन एक इसके अंदर मतलब कि एक रेंज ऑफ ओपिनियंस होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं। और इसके अंदर मतलब अलग अलग हमें आइडियाज़ मिलेंगे, मतलब अलग अलग लोग होंगे, तो मतलब एक पूरा ग्रुप होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा लोग होंगे तो सबके अलग अलग ओपिनियन, एक्सपीरियंस होंगे। सो जिनकी वजह से हम एक अच्छा सा डिसीज़न ले पाएंगे। और नेक्स्ट अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो एक जो ग्रुप डिसीज़न होता है वो ये नहीं होता कि कोई एक ही ले लेगा, पूरा ग्रुप मिलकर उसको डिसाइड करता है, ताकि सबके जो मतलब उससे रिलेटेड जो सबके ओपिनियंस है उसको वो सेटिस्फाई कर पाएँ। ठीक है, सो ये थे हमारे एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। नाउ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब नेगोशिएशन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो नेगोशिएशन हम जानते हैं, नेगोशिएशन सब में होता है, फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो और अदर ऑफिस में होंगे। ठीक है, तो नेगोशिएशन की बात करें तो एट दिस टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो अडॉप्ट स्ट्रेटजीज टू रिजॉल्व द इश्यूज़। सो नेगोशिएशन क्या होता है, बेसिकली हम सब जानते हैं कि एक कोई टॉपिक है उस पर 2 अलग अलग पार्टियों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, तो उस पर नेगोशिएट करा जाता है। ठीक है, तो मतलब उसके बाद एक म्यूचुअल एक्सेप्टेबल रिजोल्यूशन निकाला जाता है। तो अगर हम बात करें कि नेगोशिएशन होता क्या है आखिर, तो नेगोशिएशन हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशंस दोनों में मिलेगा देखने को। सो ज़्यादातर हम जो जानते हैं नेगोशिएशन मतलब कि हम मम्मीज़ को देखते हैं, जैसे कि
मम्मी कोई सब्ज़ी वगैरह खरीदने जाती हैं तो नेगोशिएट करती हैं कि नहीं इसको इतने में लगा लो, मतलब कोई सब्ज़ी ले रही है तो मतलब उसके रेट कम कराने के लिए नेगोशिएशन जो होता है तो वो इनफॉर्मली होता है, ठीक है। सो अगर हम फॉर्मली बात करें, जो हमारे जो ये लेबर्स डिस्प्यूट होते हैं उनको सेटल करने के लिए, और जो यूनियन स्ट्राइक्स होती हैं, डिमांड ऑफ वर्कर्स, ये सारी चीज़ें ये फॉर्मल नेगोशिएशन के अंदर आती हैं। और अगर हम बात करें डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, सो ये जो प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन होता है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एक बहुत, और जो कि जनरली एक 4 बोर्ड स्टेजेस से निकलता है जो कि अचीव करता है एक डिज़ायर रिजल्ट को। 4 स्टेजेस हैं, वो है ओपनिंग आ नेगोशिएशन, दूसरा है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और चेंज ऑफ पोजीशन, लास्ट वन है क्लोजिंग। सो ये इसके अंदर बता रखे हैं जितने भी स्टेजेस थे। और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रिसर्चर एक टिपिकल जो बार्गेनिंग होती है वो नेगोशिएशन उससे बोला जाता है, जो कि एक 9 स्टेजेस के थ्रू जाती है, ठीक है। और थॉट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल नेगोशिएशन नीड टू गो थ्रू ऑल दैम, दे आर मतलब उन्होंने बताई हैं ओपनिंग, एक्सचेंज, फर्स्ट प्राइज और प्लानिंग एंड डिस्कशन ऑफ प्रोडक्ट्स, बार्गेनिंग और प्राइसेस, प्री क्लोज, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी है ना। हमारा लास्ट टॉपिक आता है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ओरल प्रेजेंटेशन। तो ओरल प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें बताया गया है जो प्रेजेंटेशन जो कि इंट्रोड्यूस कराती हैं एक मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट को, और डिस्कस करती हैं एक न्यू बिजनेस प्लान्स को, और एनालाइज करती हैं एक रिपोर्ट को, तो वो प्रेजेंटेशंस होती हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जो प्रेजेंट करती हैं। और टू बी इफेक्टिव प्रेजेंटर हैज़ टू डेवलप स्किल्स ऑफ राइटिंग इन प्रिसाइज मैनर और ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एक ओरल प्रेजेंटेशन के अंदर, कि आप एक मतलब आपके अंदर स्किल्स हो लिखने की एक प्रिसाइज मैनर में, और एक मतलब इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और आप एबल हों कि आप कॉन्फिडेंटली ऑडियंस के सामने बोल सकें, ठीक है। सो इसके अंदर बताए गए टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले दे रखा है इम्प्रॉम्प्ट प्रेजेंटेशन, सेकंड है एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशन, थर्ड है स्क्रिप्टेड प्रेजेंटेशन, फोर्थ है मेमोराइज प्रेजेंटेशन। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड करा जाता है हमारा स्क्रिप्टेड और एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशन को, और जो रिटन प्रेजेंटेशन और ओरल प्रेजेंटेशन है ये अलाउ करते हैं डायलॉग्स को, क्वेश्चंस को एंड क्लैरिफिकेशन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। और जो ओरल प्रेजेंटेशन है ये मेड टू क्लाइंट प्रोफेशनल्स एंड कोलीग्स एंड समटाइम जनरल पब्लिक के लिए भी होती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब ओरल प्रेजेंटेशन जो हम बनाते हैं वो क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं, प्रोफेशनल्स के बनाते हैं और कोलीग्स के लिए बनाते हैं, और कभी कभी हम जनरल पब्लिक के लिए भी बनाते हैं, ठीक है। तो देर आर 3 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, नेमली प्रेजेंटर, द ऑडियंस एंड द सब्जेक्ट मैटर। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारी प्रेजेंटेशन के लिए। सबसे पहला जो प्रेजेंट करने वाला है, दूसरे हमारे ऑडियंस जो सुनने वाले हैं, तीसरा जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पर हम प्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे इसके अंदर बता रखा है कि किस तरीके से आप एक गुड प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो उसके क्या फीचर्स होते हैं। तो उसके अंदर है सबसे पहले पर्पस, और मतलब कि जो हमारा पर्पस है वो सही से इंफॉर्मेशन दे प्रोडक्ट की, और एक डिस्कस कर सके बिजनेस प्रपोजल को, और सारी चीज़ों को मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए और इन्फॉर्म कर पाए, ठीक है। और ऑडियंस सबसे पहले ज़रूरी है कि जो ऑडियंस है वो सब सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो समझ सकें, ठीक है। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है ब्रेविटी मतलब कि एक प्रेजेंटेशन को 30 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो हमारी प्रेजेंटेशन है ना तो वो ऐसे हो जाए कि मतलब बोरिंग हो जाए, और जो आपके आइडियाज़ विजुअल्स हैं वो जो हमारे ऑडियंस है वो समझना ही बंद कर दें, और जो आपकी डाटा और इलस्ट्रेशंस हैं और हमारे विजुअल एड्स अच्छे होने चाहिए उसके अंदर, गुड प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। और डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसकी अच्छी तरीके से उसे मतलब बता सके आप, एक इंटरेस्टिंग मैनर में बता सकें, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट होता है मेक आई कॉन्टैक्ट विद ऑडियंस एंड बी इन अ डायलॉग मोड विद देम।
और नेक्स्ट हमें बता रखा है प्लानिंग द प्रेजेंटेशन, किस तरीके से प्लान करना है प्रेजेंटेशन ताकि एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन और इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं वो यूज़ करी जाती हैं स्टार स्ट्रेटजी ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये जो प्रेजेंटेशन होती है ये 5 फिल्टर के थ्रू जाती है, जैसे कि हु, वाई, वेयर, व्हेन एंड व्हाट। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए कि मतलब किसके लिए है, क्या है, क्यों है, किस लिए है, कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों का आंसर होना चाहिए उसके अंदर। और उसके बाद इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन बता रखा है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, उसके बाद बॉडी है उसकी, देन कंक्लूजन है लास्ट में। सो उसके बाद बता रखा है कि किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सकते हैं। तो इसके अंदर जनरली 3 प्रेजेंटेशन मेथड बता रखे हैं, रीडिंग एंड मेमोराइजिंग एंड स्पीकिंग फ्रॉम नोट्स, मतलब नोट्स को देख कर पढ़ना। सो नाउ फाइनली हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं, हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक कंप्लीट हो गई है। सो आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, एंड जो भी आपके कॉलेज ग्रुप वगैरह हैं उनके अंदर भी शेयर कर देना ताकि सबकी हेल्प हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।